आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह का स्वर्गवास 29 मई 1987 को हुआ था। लगभग 36 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कस्बा ऊन में एक विशाल भव्य मूर्ति का अनावरण सैकड़ों की संख्या में अक्षय श्रीवास्तव की उपस्थिति में आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत द्वारा किया गया। इस मौके पर चौधरी जयंत थोड़े भावुक नजर आए। इस मौके पर उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष जताते हुए कहा कि आरएलडी पार्टी सभी धर्म व जाति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहा जयंत चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं चौधरी सूरजमल जी का नमन करता हूँ। आप मंच पे हैं, विराजमान, अध्यक्षता कर रहे हैं आज इस बैठक की। और शुभ अवसर ये है कि आपके प्रिय, क्योंकि उनने और इस पूरे क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी से आप विशेष लगाव माना। उनकी इस दल को आपने खड़ा किया, निर्माण किया। जब जब आवश्यकता हुई चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत दी। भाईजान, भाई इधर आ जा, मेरे बड़े भाई आए। और आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगा, क्योंकि समय बदलेगा, समाज भी बदल रहा है, बहुत चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जो आपने निर्माण किया है तो एक स्थायी रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहेगा कि हमारा गौरवशाली इतिहास, और उस इतिहास का वर्णन जब उनको सुनाया जाएगा और इस बात को समझेंगे कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग विकसित हुए, नुमाइंदे हमारे बीच आए। और आज जब वे लोग, मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा प्यार देश भर में। चौधरी चरण सिंह जी की इतनी बड़ी पहचान, और वो अकेले मेरे लिए नहीं, वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। आप भी देश के किसी दफ्तर में घुस के कह सकते हो कि हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, और आपको इज्जत मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। आपको जो सामने सरकारी कुर्सी में जो बैठा होगा व्यक्ति, वो ये बात समझेगा कि ये न्यायप्रिय लोग हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार से व्यवहार करो उसके साथ, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। तो बात सीधी सी है, एक राजनीतिक पहचान चौधरी साहब ने दी और बड़े बड़े काम किए। इतने ज्यादा काम बड़े ऐतिहासिक उनके कलम से हुए हैं कि उसका प्रभाव आज भी आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन आज आप ये इस पे सोचिए, गौर कीजिए कि जो राजनीतिक पहचान आपकी थी, आज वे राजनीतिक आधार, वे दायरा नहीं है। हम लोगों को फैसला लेना होगा, हमें उस दायरे को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। आज इस देश में जब राजनीति दूसरे मुद्दों पे होने लगी है, क्या हम ये नहीं समझते कि हमारे मुद्दे तब मजबूत होंगे जब हमारा राजनीतिक दबदबा होगा, हमारी राजनीतिक संख्या बनेगी, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, देश के सदन में गिनती बढ़ेगी, तभी हमारे मुद्दे सुने जाएं। वरना आप लोग सड़क पे भी बैठते हो। 13 महीने सड़क पे बैठ के किसानों ने जीत दर्ज की, लोगों ने आपकी आंखें खुली, लोगों को पता लगा कि हाँ, किसान वाकई दुखी है। लेकिन वो जीत भी अधूरी थी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके आप गए, जिस बात को लेके आप गए, आपका दर्द ये था कि किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। जितनी मेहनत किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, गांव के बच्चे कर रहे हैं, हमारे नौजवान, आगे क्या होगा, एक चिंता। क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जमीन बहुत बढ़िया है, देश के राजधानी के करीब इलाके में आप रहते हो, अब एनसीआर में आपकी गिनती आ गई, संपन्नता भी है कुछ घरों में। यहाँ कुछ घरों में मैं देखता हूँ कि आपके अच्छे बाग भी हैं, मकान भी अच्छे बना लिए, गांव में ट्रैक्टर भी हैं, ट्रैक्टर तो पहले खरीदते हैं, भले सामर्थ हो या ना हो, तो वो चीजें हैं। लेकिन वह तो एक ऊपर की परत है, थोड़ा सा कुरे दोगे तो पता लगेगा कि कितनी तंगी है, कितनी चिंताएं हैं।
5-10 बीघे का किसान भी ये सोच रहा है कि मेरी अगली पीढ़ी क्या करेगी, क्या करेगी, क्या सहारा उसका बन पाएगा। और अगली पीढ़ी से बैठ के बात करो, जिस तरह आपने खेतों में मेहनत की है ये अगली पीढ़ी तो नहीं करने वाली है। इसके लिए नए औजार इसे देने पड़ेंगे, नई ट्रेनिंग इसको देनी पड़ेगी, नई शिक्षा इनको मिल पाए, नए काम इनको मिल पाए, ये बहुत बड़ी चिंता है इनके लिए। तो सब कुछ तहस नहस सा लगता है लोगों को, बहुत बड़ी चिंता है। और ऐसे वक्त पे जो सरकार आपके वोट से बनती है वे इन मुद्दों पे बिल्कुल मौन है, शांत हैं। मैं देश के सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बन गया, लेकिन मुझे भी मायूसी होती है ये देखकर कि जो आपके सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, देश के सदन के माध्यम से उनका समाधान नहीं हो पा रहा। देश के महामहिम राष्ट्रपति ने पहला अभिभाषण अभी दिया, उस पर भी चर्चा सदन में हुई, लेकिन आप गौर कीजिएगा कितने बड़े बड़े मुद्दे जिनकी चर्चा ही नहीं हो पाई। देश के राष्ट्रपति देश के संविधान के 53वें अनुच्छेद के अनुरूप देश के आर्मी के, मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर है, और उसी मिलिट्री के साथ मिलिट्री की पूरी जो भर्ती की व्यवस्थाएं थी पूरी तरह से बदल दी गई हैं। वोट बराबर है, सब कुछ संविधान है, लेकिन ताली आप बजा रहे हो, लेकिन कितनी दूर की बात लग रही है कि हाँ ये होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आज है तो नहीं। और कैसे पूरा करोगे इसको जब सरकार ये सूचना इकट्ठा करना ही नहीं चाहती कि जो पिछड़े जाति के और अनुसूचित जाति के जो सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा वर्ग है उसकी कितनी संख्या सरकार में, मुख्यधारा में, नौकरियों में है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी चिंताएं क्या हैं। सर्वेक्षण में जाति गणना को ये भारत की सरकार कराना नहीं चाहती। मैं याद दिलाता हूं, मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, बेरोजगारी के सवाल पे उन्होंने बात कही थी, उन्होंने कहा था सरकार पे तो डेटा ही नहीं है, तो सरकार उपाय क्या करेगी जब सरकार पे जानकारी नहीं है। दोनों कान और आंख बंद कर लो, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलता। जैसे ऑस्ट्रिच की तरह मिट्टी के अंदर आप सर डाल लो, समस्या है, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी और तनाव बढ़ता जा रहा है। आज भी देश में ये स्थिति है कि कुछ समाज के गरीब वर्ग के लोगों को शादी पे घोड़ी में नहीं चलने दिया जाता। मोहल्ले पे राजस्थान में कई ऐसी घटना हो गई, देश के हर कोने में हो रही, प्रदेशों में हो रही है कि आप मोहल्ले में उनके एक समाज के मोहल्ले में दूसरे समाज के व्यक्ति चल के नहीं जा सकते। तो जैसे अलग थलग शायद सदियों पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, जो कुरीतियां थी, आज भी वो जो के तो बनी हुई है। अब हम और आप तो ये नहीं चाहते। जिसने चौधरी चरण सिंह जी के शब्द सुन लिए, प्रेरणा उससे ले ली, बाबा भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा ले ली, पढ़ ली उनकी किताबें, तो आंखें खुल जाती हैं उस व्यक्ति की, सोचने का, विचार करने की क्षमता उस आदमी की विकसित हो जाती है। वो देखने लगता है कि हम आपस में फर्क क्यों करें, हिंदू मुसलमान आपस में बैर क्यों करेगा। जब गले लगाएगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। जब हिंदू मुसलमान मिलकर ईद और होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा, उसकी ताकत बनेगी, देश मजबूत होगा। लेकिन आज भी वो ताकतें हावी हैं जो चाहती हैं कि मुसलमान के मोहल्ले में रहेगा और होली और दिवाली के समय हम अपना भारत का ध्वज लेके और आपत्तिजनक बयान लेके और एक मॉब बनाकर चलेंगे। पर त्योहार तो खुशी के पल होते हैं। मेरा तो मन अब त्योहार मनाने का नहीं रह गया। मैंने बचपन में सारे त्योहार मनाए, घर में मनाते देखे हैं। हर त्योहार के पीछे वो मिठाई होती है, विशेष मिठाई बनती है उस पर्व पर। घर के मोहल्ले के दूर दराज के लोग आते थे, घरों में घर के दरवाजे खुले होते थे और दावत होती थी, जिसकी क्षमता होती थी वो दावत देता। लेकिन आज वो माहौल तो नहीं है। भले लोग अब त्योहारों में बच्चों को कहते हैं बेटा बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, बेकार में, फिजूल में मुकदमेबाजी होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, झगड़े पुराने पनप रहे होते हैं संपत्ति के,
घर में तनाव होते हैं और जब त्योहार होता है तो धाड़ धाड़ हो जाती है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति समाज की। लेकिन हम और आप तो बदलना चाहते हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो बदलना नहीं चाहते। ये देश में इसको बदलना है, इन चीजों को, तो सामाजिक क्रांति की जरूरत है। जो सामाजिक क्रांति एक समय जो चिंगारी आपने चौधरी चरण सिंह जी के समय चलाई, बहुत लोग रहे, क्रांतिकारी लोग रहे, बाबा श्यामल, विजय पथिक जी, हम उनकी जयंती मनाने राजस्थान गए, पता लगा कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी बड़ी उन्होंने क्रांति करी, कैसे क्रांतिकारी उनके विचार थे। तो आपने चौधरी साहब की मूर्ति लगाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आप प्रेरणा लेंगे, अगली पीढ़ियां पढ़ेंगी, समझेंगी। बहुत कुछ हमें करना है। गन्ने की आपको पता है क्या स्थिति है, यहाँ जो मिले हैं, इस साल में गन्ना आपने डाल दिया है, इस साल का 1 भी रुपए का जो आपका भुगतान था, मुजफ्फरनगर में हो या शामली में हो, मैं आपसे पूछूंगा क्या भुगतान इस साल का किसी को मिला है? किसान जानबूझ के देरी की सरकार ने घोषित करने में भाव को, क्या आप भाव ना मांग पाए, भुगतान ना मांग पाए। सारी बात है, अब तो वो जमाना नहीं रहा कि चीज छुपती है। आपको सारा पता है, जो कहते थे 15 लाख बाहर से पैसा काला धन आएगा, काला धन आप में बटेगा, तो कौन हिसाब ले रहा है? चौकीदार तो चोर है। आपको हिसाब लेना पड़ेगा, आप ही को पूछना पड़ेगा, भाई जाति गणना क्यों नहीं कर रहे, 14 दिन में भुगतान क्यों नहीं कर रहे। आज आलू किसान का क्या दुर्दशा है कि आलू 4.5-5 रुपए, उसकी लागत 10 रुपए की है। क्या करेगा किसान? कोल्ड स्टोरेज से, जिस कोल्ड स्टोरेज में किसान डाल रहे हैं उससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, कहां लागत उनकी पूरी होगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ये देखे। और ऐसे वक्त पर बिजली की बिलों की 23% तक, आपके जो गांव की जो बिजली है, घरेलू जो बिजली है, 23% वृद्धि का प्रस्ताव आपकी प्रदेश की सरकार ने आयोग को दिया। इंडस्ट्री से कम दिया, क्योंकि इंडस्ट्री को तो बढ़ावा देना है और किसानों को लूटना है। ये भी तो सरकार देखे क्षमता किसकी कितनी है। उद्योगपति दे सकता है, लेकिन ये भोला भाला काश्तकार आज वो बिजली का बिल देने की स्थिति में नहीं है। तो लगातार विरोध भी आप कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से चिट्ठी भी हम लोगों ने लिखी, संदेश भी लिखा, लेकिन योगी जी जागे नहीं, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता। और उनके बारे में कहते हैं कि जी कितना बढ़िया आदमी, ना आगे ना पीछे, इससे तो बढ़िया वो है जिसका परिवार हो। क्योंकि जो इसके परिवार होते हैं वो सोचता है वे आगे क्या होगा, ये इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। शांत हो जा। इन्हें तो वो भी नहीं दिख रही, इनकी माँ जो इन्हें सता रही है, जो आपको सता रही है खेतों में। मैं आपको यही कहूंगा, ठीक है नौजवानों की बात होती है ना, लेकिन ये आप सोचो, आज भी आपकी संगठन की बहुत शक्तियां हैं। राजपाल शाही जी ने बात कही, बिल्कुल सही की। भाई सामने वाले झूठ बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जो बात उन पे घेरा जाता है तो दूसरी बात लेके आ जाते हैं कि पुरानी बात भूल जाए लोग। बिल्कुल बिल्कुल बोले, झूठ बोले, बड़ी बड़े झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारा आदमी भी, आप भी बात समझ जाना जानते हो कि बात कैसे समझाई जाती है। आप सबकी जो एक एक यहाँ बैठे हैं, आप सबका बहुत बड़ा दायरा है, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है काम करने की। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, 10 गुना मुझसे ज्यादा मेहनत आप कर सकते हैं। और अगर मैंने ये ठान ली है, चौधरी अजीत सिंह जी के जयंती पे हमने जन्मदिन पे उसको शुरुआत की, इस संसद के सत्र के बाद एक व्यवस्थित तरीके से उस अभियान के तहत मैं गांव गांव में जाऊंगा। अगर मैं कर सकता हूं काम, तो मुझसे 10 गुना ज्यादा काम आप कर सकते हैं। और आज स्थिति ये है, मैंने गांव में जाके देखा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। ये सब हवाई तंबू हैं कि बीजेपी का वो इतनी शाखा है और आरएसएस है और ये कितने संगठन हैं। ये सब सरकारी तंत्र से मौज लेने में व्यस्त है।
इनकी मीटिंग होती रहती है, चाय पानी का इंतजाम होता रहता है, ये उसमें मस्त है। गांव में धरातल पे लोगों के घर में दरवाजा खटखटा के लोगों के पूछने तुम कैसे हो भाई, क्या तुम्हारी चिंता है, हम तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकते हैं। आज कोई गांव में नहीं जा रहा, मैं पूछूं कोई उनमें कोई आया कि किसी पार्टी का कोई पता नहीं। लेकिन आप अगर कहीं जाओगे तो आपको सत्कार भी दिया जाएगा, बैठाया भी जाएगा बगल में, आपकी बात भी सुनेगी और सब लोग उस बात को समझेंगे, क्योंकि आप उनके भले की बात कह रहे हो, भलाई की बात कर रहे हो। किसान की पार्टी होनी चाहिए, किसान की ताकत होनी चाहिए। और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए, ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है, क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को, धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता है। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां है। इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय किया है और इस सरकार झगड़े को बढ़ावा देती है, हिंदू और मुसलमान दो भाइयों को लड़ाने का काम करती है, इसके अलावा तीसरा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए निजात पाना है। नौजवानों को मैं खास तौर से कहता हूं, मैंने नाम लिया था विजय सिंह पथिक जी का, जरा पढ़ना, कितने क्रांतिकारी विचार हैं। और उनकी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे, इच्छा है तो ये है कि इस जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। तो दमन नहीं रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, भाईचारा जिंदाबाद, किसान आप इधर से कोई बेरोजगारी नहीं है और महंगाई की कोई बात नहीं। सरकार द्वारा अखिलेश जी का एक ट्वीट आया है, बुलडोजर की बात बड़ी गर्म है आजकल। वो कह रहे हैं कि अपने कार्यालयों पर और अपने मंत्रियों पर बीजेपी के बिल्कुल बुलडोजर फिरवाई। बिल्कुल सही बात है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक इन्होंने एक शुरुआत की है। देश नियम से चलता है, कायदे कानून से चलता है, संविधान देश को दिया गया है, हमें बुलडोजर की जरूरत नहीं है। कोकी रजन ने एक मोदी जी पर बड़ा कटाक्ष किया है, उनको भ्रष्ट राष्ट्र बताया है। धृतराष्ट्र इसलिए वो कह रहे होंगे क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, मॉब लिंचिंग होती है, गरीब के साथ अत्याचार होता है, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी मुंह मोड़ लेते हैं, जो कि इतने अच्छे वक्ता हैं, सारे मुद्दों पे बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, बहुत एक्टिव हैं मोदी जी, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो शांत हो जाते हैं। और कोकी रजन ने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक बात, आखिरी सवाल हमारा है, आप जिला शामली के अंदर हो, सेक्युलर फैब्रिक के देश में है और भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी उन्होंने वर्ड सेक्युलर यूज किया है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा भाई, वो वक्त लगा के काम कर। राजस्थान के ऊपर